गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार में सरकार के प्रकार के रूप में अधिनायक तंत्र का अध्ययन करेंगे। अधिनायक तंत्र एक सरकार का या शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें संप्रभुता एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है। अधिनायक तंत्र में शासन सत्ता असंवैधानिक तरीकों से प्राप्त की जाती है और वह व्यक्ति सर्वोपरि तानाशाह होता है। वह उसका ना तो कोई निश्चित कार्यकाल होता है और ना ही वह किसी के भी प्रति उत्तरदायी होता है, जिसे न्यूमैन कहते हैं। लोग अधिनायक तंत्र से हमारा अभिप्राय एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के शासन से है जो राज्य में सत्ता पर बलपूर्वक अधिकार कर लेते हैं और उसका असीमित रूप से प्रयोग करते हैं। फोर्ड का कहना है, राज्य के अध्यक्ष द्वारा गैर कानूनी ढंग से सत्ता प्राप्त करना ही अधिनायक तंत्र है। यानी जो शासन प्रमुख है वो गलत तरीके से सत्ता प्राप्त करते हैं और गलत तरीके से ही सत्ता का उपभोग करते हैं, उसे हम अधिनायक तंत्र मानते हैं। अधिनायक तंत्र या अधिनायकवाद, इस शासन के लिए यह कहा जा सकता है कि इसमें सत्ताधारी के द्वारा जबरन या तो जो सत्ताधारी है उसका तख्ता पलट के सत्ता हथियाई जाती है, शक्ति के बल पर सत्ता हथियाने का कार्य किया जाता है। इस शासन व्यवस्था में प्रमुख रूप से जो सत्ताधारी है वह किसी नियमों को मान्यता नहीं देता बल्कि असंवैधानिक तरीके से कार्य करता है। नेक्स्ट है अधिनायकवाद के लक्षण। डॉक्टर बेनी प्रसाद ने अधिनायकवाद के 4 लक्षण बताए हैं। पहला, वो कहते हैं प्रत्यक्ष रूप से यह सैनिकवाद की उपज है। दूसरा है, इसमें नेता अपने को राष्ट्रीय एकता और भावनाओं का प्रतीक मानते हैं। तीसरा है, नेता आंतरिक विरोध को दृढ़ता से दबाते हैं। और चौथा है, जनसाधारण की दशा में छोटे मोटे सुधार करने का सिर्फ प्रयास किया जाता है। न्यूमैन कहते हैं कि यह एक पुलिस राज्य होता है, इसमें शक्ति का केंद्रीकरण होता है, इसमें सर्वाधिकारवादी राजनीतिक दल होता है, सार्वजनिक जीवन पर कठोर नियंत्रण होता है, यह नागरिकों में भय या डर उत्पन्न करने का प्रयास करता है। ये जो कथन आपको न्यूमैन डॉक्टर बेनी प्रसाद के अनुसार बताए, इनके अनुसार हम अधिनायकवाद के कुछ लक्षण देखते हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला है सर्वाधिकारवादी राज्य में विश्वास। जो तानाशाह शासक होते हैं वो सर्वाधिकारी राज्य में विश्वास करते हैं। आई एम द स्टेट, इस तरह के कथन, इस तरह की बात उनके द्वारा की जाती है। सेकंड है एक व्यक्ति अथवा एक दल का शासन। नेता राष्ट्रीयता का प्रतीक होता है, विरोध का कोई अस्तित्व नहीं होता और एक व्यक्ति और एक दल ही शासन सत्ता पर हावी रहते हैं। लोकतंत्र का विरोध, लोकतंत्र जो हम इससे पूर्ववर्ती व्याख्यान में पढ़ चुके हैं, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से लोकतंत्र, उसका विरोध यह व्यवस्था करती है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विरोधी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का यह विरोधी है। अधिनायकवादी राज्य अपनी प्रजा को भाषण देने, सभा करने, संगठन बनाने का कोई अधिकार नहीं देता है। यानी इस शासन में जो कुछ सत्ताधारी कहता है वही जनता को कहना होता है। अपनी ओर से जनता को कोई विचार व्यक्त करने का अधिकार नहीं होता। नेक्स्ट है प्रचार साधनों पर नियंत्रण। समाचार पत्र, रेडियो, टीवी, इन पर सरकार का नियंत्रण होता है। सरकार के द्वारा जो कुछ प्रसारित किया जाता है वो इन्हीं पर प्रसारित किया जाता है और अपनी मर्जी से ये समाचार पत्र किसी तरह की ना तो कोई न्यूज़ दे सकते हैं, ना ही कुछ बात कह सकते हैं। यानी
ये सब कुछ वही कहते हैं जो कि सत्ता इनसे चाहती है। नेक्स्ट है युद्ध और साम्राज्यवाद में विश्वास। इनका युद्ध और साम्राज्यवाद में विश्वास होता है, यानी ये युद्ध को प्रमुख रूप से मान्यता देते हैं और अपनी सीमाओं के विस्तार को स्वीकार करते हैं। धर्म का शत्रु। सर्वाधिकारवादी जो राज्य हैं वे या तो बहुत धर्म में आस्था नहीं रखते हैं और वे यह चाहते हैं या ये मानते हैं कि धर्म राज्य के हाथ की कठपुतली होता है। उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास। इनका उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास होता है, यानी ये उग्र राष्ट्रवादी होते हैं। केवल इनका यह मानना होता है कि इनका ही राष्ट्र अपनी उन्नति करे, अपने ही राष्ट्र की प्रगति को ये देखते हैं। जैसे हम आज अधिनायकवादी राज्यों में चीन को देखते हैं या कोरिया को देखते हैं, ये केवल अपने राष्ट्र की अवनति के बारे में सोचते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की धारणा या अपने पड़ोसी के विकास को ये नज़रअंदाज करते हैं। नेक्स्ट है अधिनायकवाद का मूल्यांकन, यानी इसके गुण और दोष। पहले हम देखेंगे अधिनायकवाद के गुण। पहला गुण है शासन में कुशलता। चूँकि एक ही व्यक्ति के हाथ में शासन सत्ता होती है, इसीलिए शासन में प्रमुख रूप से कुशलता रहती है। दूसरा है राष्ट्रीय एकता में वृद्धि। राष्ट्रीय एकता में वृद्धि करने वाली सत्ता ये है, यानी जो राष्ट्रीय एकता है उसे ये बढ़ाता है, क्योंकि किसी भी तरह का विभाजन, चूँकि दृढ़ शासन होता है इसीलिए किसी भी तरह का विभाजन इसमें नहीं होता और इसीलिए राष्ट्रीय एकता बढ़ती है। संकट काल के लिए उचित। हम मानते हैं कि संकट काल में आवश्यकता होती है निर्णय शीघ्रता से लिए जाएं और इसमें चूँकि एक ही व्यक्ति को या एक व्यक्ति समूह को निर्णय लेने हैं तो निर्णय बहुत शीघ्रता से लिए जाते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्र की बिगड़ी हुई स्थिति को सुधारने में सहायक। अगर राष्ट्र में किसी भी तरह का कोई तनाव है तो उस बिगड़ी हुई स्थिति को सुधारने में यह सहायक होता है। कम खर्चीली, चूँकि चुनाव आदि नहीं होते तो इस रूप में हम इसे कम खर्चीली शासन व्यवस्था के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट है अधिनायकवाद के दोष। पहला है व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधक। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में यह बाधक है। क्यों बाधक है? क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व तब निखर कर सामने आता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास तब होता है जब उसे संघ बनाने का अधिकार दिया जाए, उसे विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार दिया जाए, उसे भाषण देने की स्वतंत्रता हो, तो उसके व्यक्तित्व की जो विशेषताएं हैं वो विशेषताएं निखर कर सामने आती हैं। दूसरा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन। व्यक्ति की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसका भी हनन होता है। व्यक्ति की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो खतरे में पड़ जाती है, क्योंकि उसके पास अपनी किसी तरह की स्वतंत्रता अधिनायकवाद में नहीं होती। विश्व शांति में बाधक। विश्व शांति में भी बाधक है, क्योंकि यह उग्र राष्ट्रवाद को मान्यता देता है। उग्र राष्ट्रवाद से शस्त्रीकरण को बढ़ावा मिलता है और शस्त्रीकरण से तनाव अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ते हैं। नेक्स्ट है योग्य उत्तराधिकारी की समस्या। योग्य उत्तराधिकारी की समस्या भी बहुत अधिक आती है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अधिनायकवादी सत्ता के बाद, उसकी मृत्यु के बाद उसकी जो भी गद्दी संभाले वो उसकी गद्दी संभालने योग्य हो। तो इस तरह से ये कुछ कमियां अधिनायक तंत्र में देखने को मिलती हैं। निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि अधिनायक तंत्र विशेष परिस्थितियों में तो उचित हो सकता है, यानी देश को अगर एकीकृत करना हो, देश में अगर कोई बहुत बड़ी समस्या हो, उसको अगर एकीकृत करना हो तो उसके लिए तो हमें एक उचित व्यवस्था के रूप में दिखाई देता है। अन्यथा अधिनायक तंत्र में कोई ऐसी विशेषता नहीं है जिसे हम एक मिनट में ही खारिज ना कर सकें, यानी कि अधिनायक तंत्र एक बेकार शासन व्यवस्था के रूप में हमें दिखाई देता है। और हम यह मानकर चलते हैं कि आज के समय और परिस्थिति में लोकतंत्रात्मक शासन ही हमें एक सर्वश्रेष्ठ शासन के रूप में दिखाई देता है। धन्यवाद।